मित्रों, क्या महंगाई कम हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मध्यप्रवाससंचार.com। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं विनीत कुमार जी। जैसे कि हम लोग लगातार आप लोगों के बीच जो है एक सप्ताह छोड़ यानी 15 दिन पर महीने में 2 एपिसोड कम से कम आप लोगों के बीच ज़रूर लाते हैं, उसमें भी खास कर बेरोज़गारी को लेकर। क्योंकि अभी बिहार में जिस तरह से बेरोज़गारी है, युवा जो है भटक रहे हैं अपना डिग्री लेकर, लेकिन उनको कहीं कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है। कई विभिन्न सारे मुद्दों पर हम अभी बातचीत करेंगे विनीत कुमार जी से। जैसे कि आप लोगों को पहले बताए, समाज सेवी हैं और टीचर भी हैं। अपने से जो है जितना तक पॉसिबल हो पाता है लोगों के बीच समाज सेवा करते आते हैं। स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। खास करके आज जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, सरकार बनने से पूर्व जब मैनिफेस्टो में लिए थे सरकार एनडीए के कि हम 19 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। क्या हुआ 19 लाख युवाओं का रोज़गार के लिए? आप क्या सोच रहे हैं? अभी के समय में आज एक पूर्व विधायक को सुरक्षा गार्ड देते हैं और उसे पेंशन 5 साल के लिए जीता है और उसे पेंशन दे रहे हैं, और एक युवा पढ़ लिख करके आज बेरोज़गार भटक रहा है, उसके लिए सरकार को चिंता नहीं है। इसमें शिक्षित युवाओं को जागना होगा और समस्त जितने भी युवा हैं जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, सबको जागना होगा। जब तक आप जागिएगा नहीं, आपका हक छीन रहा है सरकार। और ख़ास करके मुझे इस बात की दुख हो रही है कि कैसे विपक्ष भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिए। कानून कैसे बन गया? यदि आप एक पुलिस सुरक्षा अधिनियम पास करते उसके सुरक्षा के लिए, एक विधायक की सुरक्षा के लिए आप उनकी सुरक्षा गार्ड देते हैं पूर्व विधायक को, क्या शिक्षित युवाओं के लिए सुरक्षा नहीं है? उसके लिए सुरक्षा होना चाहिए। जब तक शिक्षित युवा सुरक्षित नहीं रहेगा, देश के भविष्य के बारे में हम क्या सोच सकते हैं? आज नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और काला धन का राग अलाप करके देश में प्रधानमंत्री बने, देश की सत्ता पर पदासीन हुए 2014 में, और उनका कहना था प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कि यदि मेरी सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी तो 3 महीनों में काला धन विदेशों से ला दी जाएगी और पूरे गरीब के बीच हिंदुस्तान के सभी लोगों के खाते में 15 से 20 लाख मिल जाएगा। क्या मिला? अभी 1 वर्षों में 19 और 20 के दरमियान और कोरोना काल के दरमियान स्विस बैंक में भारत के लोगों का जिसका खाता है, आज रिपोर्ट दे रही है कि 300% बढ़ गए। ये कहाँ से बढ़ गया रुपया? आज कोरोना में एक आर्थिक संकट भारत के लोगों का आज कहाँ जा रही है देश, ये सोचना होगा। और जब तक हम समझते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ करके यदि देश की भला के बारे में नहीं सोचेंगे, हमें ये नहीं निंदा करते हैं, राजनीति करना ये यदि शौक़ रह जाएगा लोगों का, तो देश के भविष्य के बारे में कब सोचेंगे आप? आज किसी भी दुनिया में किसी भी देशों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, शांति से हर चीज़ स्थापित हो सकती है। आज आपने राफेल खरीद लिया 60,000 करोड़ में, क्या उससे देश का भला हो सकता है? कभी संभव नहीं है। अरे किसी भी देश से लड़ के आज आपके देशों में आज यदि सुरक्षित नहीं रहेगा, बॉर्डर पे लड़ाई हो रहा है, तो क्या आप एक दूसरे से लड़ के ही समझौता होगा देश में? नहीं, लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। शांति समझौता एक दूसरे से आपस में पड़ोसी देशों से मिलके आप प्रगति ला सकते हैं। तभी जहाँ तक कि भारत का रहा है कि वो शांति हमेशा से चाहा है, वो है ही ना। जब तक हम शांति स्थापित नहीं करेंगे, एक दूसरे देश से यदि लड़ के रहेंगे, कॉपरेशन जब तक नहीं होगा, तो राष्ट्र का निर्माण या पूरे संसार का निर्माण सब एक दूसरे देशों के सहयोग के बदौलत ही हम राष्ट्र के निर्माण में प्रगति कर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस बार बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 3 महीनों में बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, महंगाई कम कर दिया जाए। मित्रों, क्या महंगाई कम हो रही है? क्या आज इस बात को आप नहीं सोच रहे हैं कि कहाँ आज
किसान भी आंदोलन आज 7 महीनों से ऊपर हो गया है, लेकिन इसके बारे में चिंता करते हैं। आप एक अंबानी के घर में यदि पोता जन्म लेता है तो उनको देखने के लिए आपके पास समय है, लेकिन किसान से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ज़रा सोचिए। अरे राम मंदिर बनाइए, सारा चीज़ कीजिए, उसमें कोई शक नहीं है, आप बनाइए, आप स्वतंत्र है बनाने के लिए, लेकिन देश की जो अन्न देने वाले हैं उनके बारे में भी ज़रा चिंता कीजिए कि कहाँ उनके लिए कील गाड़ देते हैं सड़कों पर, पानी की बौछार करते हैं, उसकी बिजली काट दी जाती है। क्या यही देश के लिए आप सोचे थे? क्या इसीलिए आपको चुनी थी जनता, देश की जनता? ज़रा सोचिए उनके बारे में। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन अभी अगर महंगाई की बात करें तो कहीं ना कहीं चरम पर पहुंच चुकी है। सरसों की तेल लगभग 200 रुपये केजी मिल रहा है, लेकिन क्या, मुझे आपसे ये सवाल था मेरा कि क्या 200 रुपये केजी जो भी सरसों का तेल बिक रहा है, लोग 200 रुपये केजी खरीद रहे हैं, क्या वो 200 रुपये सीधे किसान के खाते में जा रहा है, किसान के पास पहुंच रहा है, या फिर कॉरपोरेट वाले ही ले रहे हैं? कॉरपोरेट वाले को अधिक से अधिक लाभ। जब किसान के फसल होगा वो सरसों तो कम रेटों में खरीद करके स्टॉक हो गया, अब उनका उद्योगपति के हाथ चला गया और उनका पैसा शोषण होगा गरीबों आम लोगों को। आज 5 केजी अनाज दे देने से क्या कल्याण हो जाएगा? आप महंगाई कहाँ, इसके बारे में कभी चिंता किए हैं कि महंगाई कहाँ चली गई? 5 किलो अनाज देने से क्या कल्याण हो जाएगा? भाई उद्योग लगाइए ताकि आम वो अपने जीवन के बारे में सोच सके, अपने बच्चे को उचित शिक्षा दे सके। स्वास्थ्य की आपकी क्या बदहाल स्थिति है, स्वास्थ्य के बारे में कितना निंदनीय स्थिति है, ये सोचने वाली बात नहीं है। आज बड़े बड़े वेंटिलेटर धूल फाँक रही है, कहाँ आपके पास ऑपरेटर है? क्या आप विकास की बात कर रहे हैं? विकास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कागज़ पे हो। अभी हाल के डेट में आपने पिछले वर्ष जब कोरोना जैसी महामारी थी और 2020 में जब चुनाव था बिहार में, तो आप बहुत ऐसे परियोजना का भी उद्घाटन किए थे डिजिटल माध्यम से। खास करके मधेपुरा की बात मैं करता हूँ। बखरी में मत्स्य चारा एक मिल का आपने डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। मैं समझता हूँ कि अभी उसमें ताला लगा हुआ है। क्या आपका विकास हुआ है? आँख जाके देखिए। और ख़ास करके ये देखने वाली बात है कि पूरा देश की जनता देख रही थी आपके उद्घाटन को। आप डिजिटल माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन आज पूरे बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है? सिर्फ कागज़ पर ही विकास आपको नज़र आ रही क्या? हम मधेपुरा ज़िला के जनता है, हम देख रहे हैं कि क्या विकास आप करें। क्यों चारा मिल बखरी में बंद है? मत्स्य चारा मिल आपको उद्घाटन किए और क्या, किस तरह से उद्घाटन किए, क्या लोगों लाभ दिए, वो तो भगवान जाने। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि विकास क्या हुआ। मधेपुरा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात थी और पूरा देश की जनता देख रहे थे, आप उद्घाटन कर रहे थे। बहुत सौभाग्य का बात हुआ था कि इलाकों में एक विकास होगी, लेकिन वो विकास कहाँ गया? सिर्फ कागज़ पर विकास रहेगा क्या? कहीं ना कहीं अभी हमारे क्षेत्र में कई सारे फैक्ट्री हैं जो कि वहाँ पर अगर वो फैक्ट्री चालू हो जाती है तो कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। कई युवा वहाँ पर जॉब करेंगे, उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से लगातार हम आवाज़ उठाने की प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार एकदम चुप्पी साधी हुई है इस चीज़ पर कि कोई भी बिहार में जितने भी अभी उद्योग हैं लगभग पूरी तरह से सब चौपट ही है। जब तक युवाओं के बारे में नहीं सोचेंगे, उद्योग के बारे में सरकार नहीं सोचेगी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा सरकार को कि समय रहते हुए आप सचेत हो जाइए, युवाओं के बारे में सोचिए। ये जन आंदोलन होगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। हक लड़ के लेगी जनता। और ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इसका एक आप जिस तरह से लोगों को उनके अधिकार को छीन रहे हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। उस देश की जनता देख चुकी है कि आप जनता के बारे में क्या सोच सकते हैं। आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? शिक्षा का तो चर्चा ही मत कीजिए, वो तो गया, चौपट हो गया।
शिक्षा एक अहम आपने बात कर दिया शिक्षा का। कहीं न कहीं शिक्षा अभी भी कोरोना का टाइम हो या कुछ कोरोना जिस तरह से आती है, लॉकडाउन होता है, सब कुछ लगभग कुछ चीज़ों में छूट मिल जाती है, लेकिन पढ़ाई में ख़ास करके कोई भी छूट नहीं मिलती है। एकदम घर पे रहो, एकदम घर में बंद रहो। आखिर ऐसा क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य है कि मूर्ख होगा तो हम अपने ढंग से राजनीति करेंगे, शासन करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य है कि जिसके पास बहुत पैसा है अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, विदेश भेजेंगे। और जिनको गरीब सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? जो समाज के अंतिम वर्ग के बच्चे हैं, जिनको कुछ नहीं है क्षमता, उनको कोई आय का स्रोत नहीं है, उनके अपने बच्चे को भेजते हैं सरकारी विद्यालय में। अब या प्राइवेट विद्यालय भी है तो जो अपना आमदनी के मुताबिक भेजते हैं। सारा चीज़ उनका नियम ही है कि शिक्षा को चौपट कर दो। आज किया 50% उसके लिए नहीं है व्यवस्था, 50% वहाँ भी बच्चे उपस्थित हो सकते थे। आप कोरोना का प्रोटोकॉल करते हुए, उनका नियम को पालन करते हुए वहाँ भी व्यवस्था हो सकती है। देखिए, कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, ये सबको पता है, सबको सुरक्षित रहना है। हम भी कहते हैं सब सुरक्षित रहिए, लेकिन इसको इतना मत चौपट कर दीजिए कि आम लोग अपना आवाज़ नहीं उठा सके। इनको ख़त्म करने का सबसे पहली उपाय है कि कोई अपना एकजुट होगा नहीं, आंदोलन कर नहीं सकेगा। बीमारी है तो उसके लिए सुरक्षा चाहिए। आप हॉस्पिटल में आप जाइए, दवाई नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में यदि हम कहते हैं कि बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है जननायक कर्पूरी ठाकुर, उसमें बीपी मशीन नहीं मिलता है, वो भी ख़राब मिलता है। हम परसों आए हैं, उसमें से बीपी मशीन ख़राब है। बताइए, 2 काउंटर पर गए, ये सब क्या है? बीपी मशीन ख़राब होता है, इतने बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। डिजिटल मशीन है, नहीं वहाँ इमरजेंसी में जाइए। बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि 800 करोड़ की लागत से विश्व सुविधा से क्या एक ठो किया गया है। क्या एक ठो बीपी मशीन वहाँ रहना चाहिए कि 100 के संख्या में रहना चाहिए कि आदमी उससे लौट नहीं सके, दिक्कत नहीं हो सके? यदि इतने बड़े अस्पताल में बीपी मशीन खराब रहेगा, कितना दुख की बात है। मैं दूसरे की बात, मैं अपनी पेशेंट को ले गया था और वहाँ बीपी मशीन खराब था, मुझे बहुत दुख हो गई। दुख होगी कि नहीं? इतना कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अभी इस एरिया के मधेपुरा में जो अभी ये जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज बना है, तो कहीं ना कहीं पूरे इस करीब अपने आसपास के, यहाँ के आसपास के 7-8 जिलों की अगर बात करें तो मरीज जो है मेडिकल कॉलेज ही पहुँचते हैं यहाँ पर, ज़्यादा कोई सीरियस होता है तो, क्योंकि नज़दीक में यही सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है और ज़्यादा सीरियस होने के बाद लोग यहीं पर भर्ती होते हैं। उसकी हालत में अगर इस तरह से नाकामयाबी देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये असफल यहाँ पर दिख रहा है। अब बताइए, ओपीडी जो चलता है उसमें सिर्फ एक मशीन से काम चलेगा, क्योंकि उसके लिए एडवांस 50 खरीदारी होना चाहिए। क्या ख़राब हो जाएगा तब उनका बिल बनेगा, खरीदारी करके आएगा तब पेशेंट का चेक होगा बीपी। कितना दुख की बात है। यदि मेरे जैसे लोग यदि इस बात को दबा के रख देंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम समझते हैं कि हज़ारों इस चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, तब जागरूक होंगे अपने। अब बताइए, हम सुपरिटेंडेंट से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो मीटिंग में थे, नहीं मिल पाए। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन? यदि हम आवाज़ अन्याय को सह लेंगे तो और अन्याय बढ़ेगी। आप लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा हो या फिर जो गरीबों के हित में ना हो रहा हो, लगातार आप आवाज़ उठाते आ रहे हैं। ऐसा आप अपने गांव से हमेशा प्रेरित लोग करते हैं कि अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएं। मेरा उद्देश्य ही है कि हम जितना भी मुझे जानकारी है और अपने हक के बारे में यदि लड़ के नहीं लेंगे तो देने वाला नहीं है सरकार, तो उसका कागज़ पे ही काम चलेगा। लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो वैसे शोषण होगा, हमारे समाज का, हमारे इलाका का शोषण हो रहा है। उसमें आज सरकार सिर्फ घोषणा करती है कि ये हो रहा है। इससे पहले अब देखिए, नीतीश कुमार जी पहले अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा युवाओं के लिए 10 लाख 5 लाख राशि की योगदान दे रहे थे, जिससे कि वो अपना उद्यमी चलाए, रोजगार को बढ़ाए। लेकिन आज समान और पिछड़े वर्ग के युवाओं को भी उनको लगा कि अब देना ज़रूरी है, इसलिए आंदोलन हो रहा है, छोड़ेगा नहीं, अपना हक लेगा। तो अब देखिए कि क्या है, सिर्फ गरीब, अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा में ही आपको नज़र आ रहा है क्या?
सामान्य वर्ग के लोग गरीब नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लोग गरीब नहीं है आपको लगा, लेकिन ये कहीं कागज़ पर ही तो नहीं सिमट के रह जाए। उनका सिर्फ ये उद्देश्य है कि कागज़ पे काम कर दो, कुछ हो सरजमीन। आज अस्पताल की व्यवस्था आस पास आप जाते हैं, बराबर न्यूज़ लेते हैं, देखिए बगल में क्या हो रहा है, दवाई नहीं मिलती है। सिर्फ कागज़ पे काम होगा, ऐसे संभव नहीं है। जी बिल्कुल, आपने अभी जैसा कहा कि अस्पताल की हालत मधेपुरा से बहुत नज़दीक में है सौगढ़ गाँव, वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है। करीब 21,60,000 कुछ रुपए का, 200 रुपये का लगभग, 21,60,200 रुपये का लगभग वो अस्पताल उप स्वास्थ्य केंद्र है। और उसकी हालत अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि कचरे का गोदाम है वो। तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो कहीं ना कहीं बिहार में चौपट जरूर है। और 2 दिन पहले ही बारिश हुई है पटना में, वीवीआईपी इलाका जो कि माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास में पानी, ठेगुना भर पानी है। पिछले वर्ष भी जब बारिश हुई थी तो पटना का यही हालत था, इस बार फिर से वही हालत है। आज आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं भाई, कम से कम पानी की निकासी के बारे में तो सोचिए, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है। आज अधिक यदि 2 दिनों तक लगातार बारिश हो जाए, आप सही बताएं कि आप उप मुख्यमंत्री जी का आवास के आसपास पानी जलमग्न है, वो लग रहा है कि बाढ़ आ गया पटना यहाँ में। तक कि मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी है, उनके आवास में भी पानी लगा हुआ है ही। सिर्फ काम सही दिशा में जब तक नहीं होगी, सरकार सोचेंगे नहीं, उनके मन में, आपको पहले बता दिए और आपके कई एपिसोड में भी हमने चर्चा की है कि राजनीति से ऊपर उठ करके एक दूसरे पर मत थोपिए कि 10 वर्षों में आप, 15 वर्षों में आप क्या किए, लालू जी क्या किए, उस चीज़ को आपको मत देखना है। आपको जनता चुनी है, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। नीतीश कुमार जी, आप समय रहते राज्य के विकास के बारे में सोचिए। बहुत बड़ी आपने स्वास्थ्य विभाग में सुधार लिया कर दिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको सही दिशा में हो। आज सबसे कम डॉक्टर बिहार में है, सबसे कम कंपाउंडर, कम नर्स हैं, तो कहाँ स्वास्थ्य विभाग। यदि स्वास्थ्य और शिक्षा चौपट हो जाएगी तो देश के विकास के बारे में, राज्य के विकास के बारे में अधूरी बात रह जाएगी, कुछ नहीं सोच सकते हैं। यदि आप एक विधायक के सुरक्षा के लिए उसको आप सुरक्षा गार्ड दे रहे हैं, तो कम से कम जनता के बारे में भी सोचिए। 5 साल में आप विधायक बने तो उसको आप पेंशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, दीजिए, हम नहीं कहते हैं कि नहीं दीजिए, लेकिन जनता के बारे में चिंता तो आप कीजिए, युवाओं के बारे में चिंता कीजिए। आज कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन विधायक, पूर्व विधायक के जोड़ने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास इतना पैसे हैं कि उनको बॉडीगार्ड भी मिलता है, उसको पेंशन तो मिलता ही है। किनको ज़रूरत है बताइए, उन पर क्या विपत्ति पड़ गई है, क्या ज़रूरत है उनको बॉडीगार्ड का? उनको डर है कि कोई मार देगा, इसके लिए ना आप किए हैं व्यवस्था। कहाँ जा रहा है मेरा राज? आप यदि शिक्षा को चौपट कर दिए, स्वास्थ्य को चौपट कर दिए, शिक्षित युवाओं भटक रहे हैं। अब पैरवी पैगाम से 100 में यदि कोई कहीं भी बहाल हो रहा है तो 70% वो बैकडोर से जा रहा है, पैरवी पैगाम पे जा रहा है, ऐसा बहाली हो रहा है। अब देखिए एसटीटी के रिजल्ट देख लिया, एक छात्र का 5 जगह रिजल्ट दे दिया है और 30% ही सही छात्रों का चयन हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए ना, मुझे भी 20 बरस का आज प्राइवेट रूप में हम पढ़ाते हैं, मुझे भी अनुभव है ना कि कहाँ जा रहा है मेरा विकास, कहाँ हो रहा है देश का, राज्य का कहाँ विकास हो रहा है। हम शिक्षित युवा, मुझे भी हक है मांग करने का। हम भारत के लोग हैं, भारत के लोगों को जितना एक राष्ट्रपति को अधिकार है देश चलाने का, उतना आम एक रिक्शा चालक को भी अधिकार है सरकार से पूछने का। जो भी अभी आपको लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देंगे कि आप जागिए, जिस तरह आप रामायण, गीता और महाभारत पढ़ते हैं उसी तरह आप संविधान की बुक पढ़िए। और आज देश को निजीकरण के लिए धकेल रही है सरकार, जबकि संविधान की अनुच्छेद 38 और 39 ये नहीं कहती कि कोई भी सरकार देश में निजीकरण ला सकती है। यदि निजीकरण की ओर सरकार जा रही है
केंद्र सरकार कर रही है और विपक्ष इस पर क्यों चुप है, मुझे ये इस बात की बहुत चिंता हो रही है। और समस्त लोगों को जागरूक होना होगा कि आज अपने हक को लड़ के लेना होगा। आज किसान आंदोलन 7 महीनों से हो गया, इसके बारे में चिंता नहीं है। आप सभी लोग जागरूक होइए, लड़िए, अपनी भावना व्यक्त कीजिए। आपके माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि बहुत लोग जागरूक होंगे। और जहाँ तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप भी बहुत समाज को जागरूक कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से आप रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे विनीत कुमार से, शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है और ख़ास करके राजनीति की विशेष जानकारी रखते हैं। तो अभी बातचीत कर रहे थे बिहार की विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो शिक्षा की हो, रोजगार की हो या फिर उद्योग की हो। कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का जब समय आता है तो सब कुछ लगभग कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार 50% सब कुछ में छूट दी जाती है, लेकिन शिक्षा में क्यों नहीं? 50% स्टूडेंट तो आ सकते हैं, 50% ऐसा आप शेड्यूल कर सकते हैं कि 50% स्टूडेंट आ जाए, फिर 50% स्टूडेंट कल आए। इस तरह का कहीं ना कहीं एक रूल होना चाहिए। और अगर बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ये आप देख ही रहे हैं क्या है। अब स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं हद तक सुधार हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, क्योंकि मैं अपने पास के मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो वहां पर बहुत सारी ऐसी मूल सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं उपलब्ध कराई गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर हम खबर लेने गए थे, वहाँ के लोग ये बात बता रहे थे। वहाँ कोरोना मरीज के जो परिजन थे वो ये बात बता रहे थे। अब अगर बिहार के उद्योग की बात करें तो बिहार की उद्योग, चाहे आप बनवनखी का गन्ना फैक्ट्री आप देख लीजिए, उस और सहरसा के बैजनाथपुर का पेपर मिल देख लीजिए, कटिहार का जूट उद्योग मिल देख लीजिए। कहीं ना कहीं अगर इन सब चीज़ों को शुरुआत अगर सरकार करती है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ख़ास करके युवाओं इस तरह से बेरोज़गार भटक रहे हैं, और ऊपर से इतने घर वाले का प्रेशर तो ज़रूर होता है कि युवा पर, क्योंकि उनको ही घर संभालना होता है। लेकिन सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको सरकार को आगे आकर इन सब चीज़ों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। धन्यवाद इस वक्त के लिए, इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें।